अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग तसद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसिफ बशीर चौधरी, और इनके पास बहुत बड़ी खबरें भी हैं, और हम इनसे बात करेंगे कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इस पे आज इन्होंने अपने जो जियो टीवी के एक प्रोग्राम है टॉक शॉक, उसमें भी उन्होंने बड़ी धमाका खेज खबर दी है कि 26वीं तरमीम जो है उसमें जो 25 तारीख को काजी फाइजा जब रिटायर होंगे और 26 तारीख को जो है वो अ, हो ओथ होगा, हल्फ बर्दारी होगी नए चीफ जस्टिस की, तो उस दिन कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई धमाका होगा। तो आसिफ बशीर चौधरी साहब, 26वीं तरमीम को आप क्या समझते हैं, क्या धमाका होगा? देखें, आपने धमाके का कहा है तो ये ना हो कि सीटीडी वाले मेरे पीछे लग जाएं और वो मेरे से पूछें कि धमाके के बारे में कुछ बताएं। मैं तो खबर के धमाके की बात कर रहा हूँ। और असद साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, इसमें 26 एक बड़ा इसकी तकरार है। एक तो तरमीम का नंबर 26 है, इसमें 26 तरमीम है, और 26 तारीख को ही चीफ जस्टिस की ओथ टेकिंग है। तो हमारे जो बड़े क्लोज राय हैं जजेस के साथ, जो बैठते हैं उठते हैं, जजेस का माइंड पढ़ते हैं, वो ये समझते हैं और वो बड़े वसूख से हमें ये बता रहे हैं कि 26 तारीख को जुडिशरी हुकूमत को सरप्राइज करेगी। और ना सिर्फ हुकूमत को सरप्राइज करेगी, बल्कि शायद मुक्तदर हलकों ने भी जो चीजें गेज नहीं की, उस तरह की सूरत हाल का कुछ उन्हें सामना करना पड़ सकता है। और इस सारे मामले में ना सिर्फ ये कि जुडिशरी सरप्राइज करेगी, बल्कि वकला भी सरप्राइज करेंगे। और उसके लिए भी जो 29 तारीख है, जिस दिन बार का इलेक्शन है, उसमें हमारे जराये का ये दावा है कि जो इस बार हामिद खान ग्रुप है, जो मुजाहमत कर रहा है इस आईनी तरमीम की, वो जो है वो जो है उसका वो बड़ा भारी नजर आ रहा है इस इलेक्शन में। और तवक्को यही की जा रही है कि जो काकड़ साहब हैं, वो जो ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बनते हैं, तो जो एक बैलेंस वकला बरादरी का हमें नजर आता है, झुकाव आजम नजीर तारड़ और भून साहब की वजह से हुकूमती पलड़े में, वो शायद बैलेंस भी जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। और अगर ये चीज हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए काफी मसाइल और क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। अच्छा, नहीं, इसमें थोड़ा सा ये बात चल रही थी कि शायद कोई जजेस जो है वो इस्तीफा देंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखें असद, इस्तीफा उस सूरत में दिया जाता जब जजेस के दरमियान कोई डिफरेंसेस होते, या वो समझते कि उनके किसी साथी ने उन्हें चीट किया, या वो किसी अपने जूनियर जज के नीचे काम नहीं करना चाहते, तो इस सूरत सूरत में डेफिनेटली इस्तीफे आने आ सकते थे। पाकिस्तान में मिसालें मौजूद हैं, पीसीओ पे उतना लेने पे भी लोगों ने इस्तीफे दिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो जजेस हैं उनके आपस के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि आज, यानी कि आज के दिन की जब ये नोटिफिकेशन के बाद चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हुआ, जस्टिस या आफरीदी का, तो उन्होंने चाहे जस्टिस मंसूर के चैम्बर में ही रूटीन की तरह जाके आज वहां ही चाय पी है, उन्हीं के पास चाय पी है। लेकिन 26 तारीख के बाद तो उनके चैम्बर में तो नहीं जाके पिएंगे। मेरा ये नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा वो हूँ कहेंगे कि आप मेरे जजेस के अंदर कोई रास्ते में घर डिफरेंसेस नहीं नहीं है। आता हैं? जजेस के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये सारा जो काम हुआ है वो एक और रियासत के एक ऑर्गन की तरफ से हुआ है, पार्लिमान की तरफ से हुआ है, और उनके अंदर की जो आपस के मामलात हैं उसमें वो कोई डिफरेंस महसूस नहीं करते। खास तौर पे वो जजेस जिनको एक दूसरे के आमने सामने तस्वर किया जाता है कि शायद वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, या वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपस में उनके डिफरेंसेस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जो जजेस हैं, जो सेफली मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से ज्यादा जजेस हम ख्याल हैं, अच्छा, जो ये 10 समझते से हैं, ज्यादा? 10 से ज्यादा जजेस हैं वो, जो ये समझते हैं कि ये जो तरामीम है, ये इंक्रोच किया गया है पार्लिमान की जो इंडिपेंडेंस है, जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का बुनियादी असूल है, उसके खिलाफ इस तरमीम के अंदर कुछ तरामीम जो है वो की गई तो है। अब ये सरप्राइज क्या होगा, ये अब ये जो हमारे जो जराए हैं उनसे हमारी बड़ी डिटेल में बात हुई, तो उन्होंने हमें 2-3 ऑप्शंस बताए हैं, अच्छा, और क्या वो क्या? सारे जुडिशियल ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस जो हैं वो जुडिशियल हैं, और इसमें जुडिशरी जो है वो अपने तौर पे बैठ के जो है वो चीजें कर सकती नहीं, है। वो लेकिन ऑप्शंस क्या हैं, मतलब क्या ऑप्शंस देखें मलिक साहब, अभी क्या वो किसी से पिटिशन करवाएंगे? देखें, अभी तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो तो तकरीबन एक हफ्ता अवेलेबल नहीं होंगे, और अब ये चीजें डेफिनेटली चली उम्रे जाएंगी। पे जा रहे हैं कि शुक्र है मेरे सर पे इतनी बड़ी जी, जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं डाली, ये तो उनकी कोई नीयत जवाब नहीं देगा। मेरा ख्याल है उन्हीं को बेहतर पता होगी कि क्यों जा रहे हैं, अच्छा, कि जिम्मेदारी नहीं पड़ने पे जा रहे हैं, या वो
अल्लाह से रुजू करना चाहते हैं कि मेरा कोई इम्तिहान है, वट एवर, ये तो वो बेहतर जानते हैं, और उनके खुदा का मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार का जो ही इलेक्शन होता है, मीनवाइल हो सकता है कुछ पिटीशंस भी आ जाएंगी इस हवाले से, तो तो पिटीशन को वो इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। देखें मलिक साहब, यही बातें हैं ना अभी बहुत सारी, सुप्रीम कोर्ट के अगर जज बहुत सारे बैठ के इकट्ठे कोई जो है वो कोई फैसला कर तो देते वो हैं, तो अगर आइन के खिलाफ फैसला करेंगे तो उनके तो ये देखें ऊपर ना, तो पाकिस्तान देखें अभी तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम है ना, उसमें ऊपर अल्लाह ताला है और नीचे सुप्रीम कोर्ट है ना, बीच में तो कोई अदालत नहीं नहीं, है। बीच में कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन है, जी जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है ना, जी जी। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। जी बिल्कुल। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आप बेसिक आप कोई ऐसी तरमीम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जो दस्तूर साज असेंबली होती है जी जिसके जी। पास मैंडेट होता है बुनियादी जो स्कीम है जी जी। कॉन्स्टिट्यूशन की जी जी छेड़ने का, बिल्कुल। उसके अलावा आप सिर्फ तरामीम कर सकते हैं। आपकी ऐसी तमाम तरामीम जो बुनियादी फंडामेंटल जो है हमारे, जी जी। जी उनको जी। अगर टच करती हो तो नल एंड वाइड करार अच्छा, मैं पा और आप सकती हैं। 2009 में आईनी इस्लाहात कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स 18वीं कमेटी आईनी कहते थे। रेगुलर कवर 100 करते से हैं। ज्यादा तरामीम हुई थी जी उसमें। जी जी, और और 100 से जुडिशरी ज्यादा का इजलास भी हुए थे 100 बंद से कमरे। ज्यादा इजलास हुए थे। जुडिशरी का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसमें तब्दील हुआ था। जी इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसके ऊपर जो है वो फिर पिटीशन एंटरटेन की थी, और फिर उन्होंने जो जजेस की तकर्री का तरीकाकार था, वो मेरे ख्याल में आईनी इस्लाहात कमेटी भी शायद वहाँ पे आईनी जो फेडरल शहरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी, वो भी शायद उसमें डिस्कस हुई, लेकिन इफ्तिखार चौधरी के डर की वजह से वो नहीं हो सकी। बहरहाल वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो तरमीम हुई थी जो 175A में, जुडिशल कमीशन ऑफ पार्लिमानी कमेटी, वो सारे इख्तियारात उन्होंने पार्लिमान के ले लिए थे। अब जो आपके ख्याल में कि जो दस्तूर साज असम्बली है वो तब्दील करेगी, जो दस्तूर में था 1973 में, उसमें तो चीफ जस्टिस ऑटो पे तो नहीं लगे थे ना, कि ऑटोमेटिक ही जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो नया आ जाएगा। और देखिए, ये क्राइटेरिया सेट किया मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उन्होंने बड़े अर्करेजी के साथ एक निचोड़ निकाला कि हमारी जुडिशरी क्यों नहीं चल रही। उसमें उन्होंने देखा कि ये इस वजह से नहीं कि सिस्टम भी ऑटो पे लगा हुआ है। हाई कोर्ट का एक जज रिटायर होता है तो सीनियर मोस्ट जज बेशक निकम्मा हो, वो आ जाता है। जस्टिस अनवर खान कासी एक निकम्मे तरीन जो है वो जज थे, लेकिन वो 5 साल जुडिशरी में चीफ जस्टिस रहे हाई कोर्ट के। फिर आप ये लाहौर हाई कोर्ट के देखें, वो कासिम खान साहब, फिर अमीर भट्टी साहब, ये वो जज थे कि जिनको उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि इनको हम सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, लेकिन वो हाई कोर्ट में एक इतने बड़े सूबे में वो बैठ के जो है वो अपने फैसले करते रहे। तो अगर ये क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट में अगर आता है, तो आप देखें कि वहां पे फिर उसको कौन और जो अगर 1973 के आइन में जो चीज थी, वो अगर उसकी तरफ जा रही है, और वो भी पावर जो है वो उसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, पार्लिमानी कमेटी के पास है, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर किधर से चेंज हो गया, और ये दस्तूर साहब असेंबली का इससे क्या ताल्लुक होगा? देखें मलिक साहब, बड़ी बुनियादी और 2-3 बड़ी अहम बातें हैं जो आप कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली तो बात ये इफ्तिखार चौधरी साहब की आपने जो बात की है ना, जी जी। इफ्तिखार चौधरी ने जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का रोल कम किया है, वहां पे उन्होंने अपनी जो पावर थी उसको डिवॉल्व भी की है ना। चीफ जस्टिस जो नाम देता था उसको उन्होंने जुडिशियल कमीशन बना दिया, अपने साथ जज भी बिठा लिए, लॉ मिनिस्टर भी अच्छा। बिठा लिया, सुन लेना, वो नहीं, उन्होंने वो तो उन्होंने कंपोजिशन में था जुडिशियल कमीशन जो 18वीं तरमीम में नहीं थी। नहीं नहीं, ये इफ्तिखार चौधरी ने दिया था, सुन ले, ये इफ्तिखार चौधरी ने दिया था। अलबत्ता उन्होंने कहा था कि जो पार्लिमानी कमेटी होगी उसका वर्डिक्ट बाइंडिंग नहीं वो होगा, अगर रबर वो स्टैम्प एक दफा होगा। वापस करेगी नाम और दूसरी दफा चला गया तो वो उसको रद्द नहीं अब कर मतलब सकेगी। रबर स्टैम्प कर दिया ना। मेरा मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है, क्योंकि कोई भी बात इसमें हतमी नहीं हो सकती। अगर आप कहें कि नीला रंग अच्छा है और मैं कहूँ कि ग्रीन अच्छा है, तो हम दोनों शायद अपनी जगह पे सही बिल्कुल होंगे। ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा ही बुनियादी ये प्रिंसिपल है जो किसी भी तरह से उसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि जजेस के तकर्री में तो आप जितनी मर्जी चाहें उसको स्टिक करें। जो आज भी पाकिस्तान में इंतहाई वेग तरीका है कि चीफ जस्टिस के जेहन में किसी का नाम आता है और वो अंडर डिस्कशन आता है, ये लेकिन आप तरीका कह ही रहे हैं गलत कि है। चीफ जस्टिस जो है मेरी बात सुन वो लेना, ऑटो पे होना सबसे चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुन ले। सबसे पहले तो ये कि ये तरीका इंतहाई गलत है। कहीं पे अप्लाई करने का सिस्टम होना चाहिए कि लोग अप्लाई भी तो करें ना। आप भले उनका कोई टेस्ट नहीं लेते तो इंटरव्यू कर लें, उसमें एक देखें। अच्छा, मुझे पहले तो ये ये बताइए, मुझे मैं सिर्फ मैं एक मैं मैं, मैं आपकी बात पाकिस्तान। पे आ रहा हूं, मुझे सिर्फ आप 1.5 मिनट दे दो, सुन। आप जजेस लगाते हुए जितना भी उनके ऊपर सख्ती कर सकते हैं करें, लेकिन जज बनने के बाद मुंसिफ के ऊपर बुनियादी असूल यही है कि उसके उसको ना कोई लालच होना चाहिए और ना उसके ऊपर कोई दबाव होना चाहिए। अगर जजेस को यह पता हो कि मुझे एंड ऑफ द डे हुकूमत ने या पार्लिमानी कमेटी ने
जो सियासतदान वहां बैठे हैं उन्होंने लगाना है, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं जी किसी जी। के, और हुकूमत ही की अक्सरियत है उस कमेटी में, तो डेफिनेटली फिर वो हुकूमतों के खिलाफ इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे करेंगे? क्योंकि आला अदलिया में जो केसेस आते हैं उसमें 80% से ज्यादा तो मुलजिम हुकूमत होती है, कोई ना कोई आपकी मिनिस्ट्री उसमें एक्यूज नहीं, होती है। मुलजिम नहीं होती है, वो एक रिस्पोंडेंट होती है। तो वो एक फरीक होती है ना। फरीक होती है ना, तो फरीक में जब और आपका मुलजिम में तो फरीक, फर्क जब एक बड़ा है। फरीक ने आपको एक ओहदा देना हो, तो कैसे इंसाफ का असूल बरकरार रख सकते हैं? ये एक बुनियादी असूल है ना। नहीं, तो उसमें होना तो ये जजों चाहिए, को। देखें उसमें उसमें होना ये चाहिए कि जो भी आपने आप जो कह रहे हैं निकम्मे लोग जज, ये आपकी उस सिस्टम की नाकामी है जजेस की अपॉइंटमेंट। अब आप देखिए, उसको ठीक करें। अच्छा सिस्टम आप फिर देखें। जो आप लेके आ रहे हैं ना दूसरा, इसमें आपने एक अच्छी चीज भी लाई है ना, कि आप मॉनिटर करें उनकी और एवेल्युएट करें, वो पार्लिमानी कमेटी उसमें भी अपना अच्छा रोल रखे। अच्छा, एक मिनट के लिए हम देखते हैं कि सीनियरिटी वाला जो उसूल अगर आप कह रहे हैं, आपकी एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसमें साकिब निसार साहब काम कर रहे हैं, जस्टिस गुलजार साहब जो है वो काम कर रहे हैं। इसी तरह आप यहाँ थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो दो तीन जो इस तरह के जजेस आए हैं, जमाली साहब हो गए, या तो आप साकिब निसार साहब को चाहेंगे कि वो उस कंपनी को हेड कर ले? ऑटो के आप ऑटो के सिस्टम लगाएंगे, या आप चाहेंगे कि यार कोई देखो इनमें से कोई अच्छा कोई हो उसको लगाऊं? देखें कंपनीज जो होती है ना, कमर्शियल एंटिटीज जो होती हैं, उन्होंने पैसे कमाने होते हैं, वहां पे चाहिए होती है बिजनेस अप्रोच। साकिब निसार साहब भी जब तक टेस्ट नहीं हुए थे, उनके बारे में बाद में बात करनी आसान होती है कि फलां जज अच्छा था, फलां बुरा था। साकिब निसार साहब 184(3) का बहुत मिस यूज करते रहे, ठीक है। उन्होंने सियासी निजाम हुकूमत तलपट किया, उन्होंने एग्जेक्टिव के कामों में मुदाखलत की, वो एक और स्टेट कोई बनाए, अच्छी मिनी लेगेसी स्टेट छोड़ के बनाई नहीं हुई। की, ठीक है। तो मैं किसी तरह उनकी हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में जो बदइतदालियां हुई हैं उसकी बुनियाद पे आप एक पूरे सिस्टम को जो है ना वो नहीं रद्द कर सकते। वो सिस्टम क्या है? जजेस को, आप एक तो जजेस के क्राइटेरिया को इतना सख्त कर दें कि निकम्मे जजेस ना आए जिनके आपने नाम लिए। एक दूसरा, फिर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, कौन से उसमें पार्लिमानी कमेटी का इन दोनों चीजों में बड़ा रोल होना चाहिए। अपॉइंटमेंट में बुनियादी रोल, अगर पार्लिमानी कमेटी रिकमेंड ना करे बंदा जज नहीं लगना चाहिए, और पार्लिमानी कमेटी बाउंड हो कि वैलिड रीजन देगी। ये नहीं है कि वो कहे कि जी इसमें हमें पसंद नहीं है इसकी शक्ल। नंबर टू, वहां पे वो बाल की खाल उतारें, उसके बाद इवेल्युएट भी करें। लेकिन किसी भी लेवल पे हुकूमत को, जो एक फ्रीक होती है सुप्रीम कोर्ट के केसेस में, उसको ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि एक आखिरी जो चीफ जस्टिस की प्राइमरी, एक बड़ी एक प्राइम एक पोस्ट है, वो अगर हुकूमत ने देनी है तो वो डेफिनेटली इंसाफ के तकाजों के ऊपर उसका साया अच्छा, पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि जजेस, आप कहते हैं कि हुकूमत का उसमें नहीं होना चाहिए। देखें, जजेस के हुकूमत, अपॉइंटमेंट में क्या हुकूमत का, अमेरिका में जज कैसे अपॉइंट होते हैं? बिल्कुल वो इसी तरीके से होते हैं जो मैं आपको कह रहा हूं कि पार्लिमानी कमेटी बाल की खाल और चीफ उतारती जस्टिस है। कैसे अपॉइंट होता है? चीफ जस्टिस जो सीनियर जज होता है वो अपॉइंट होता है। और मैं अमेरिका कौन, का उसे आपको कौन बताऊं, अपॉइंट करता है? सुन ले फिर अब अगली बात सुन ले। अमेरिका और बर्तानिया की बात करते हैं, जी जी बर्तानिया को हम फॉलो करते हैं, जी 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 जी। अमेरिका को अब दुनिया का चौधरी है। अमेरिका में जो चीफ जस्टिस है ना, उसका ड्यू टू रिटायर ही नहीं है। वंस यू आर चीफ जस्टिस, यू आर चीफ जस्टिस टिल योर लास्ट ब्रीथ। सिर्फ दो सूरतों में नया चीफ आता है, अगर चीफ जस्टिस रिजाइन दे दे, या चीफ जस्टिस माजरत कर ले कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, या वो उसकी सेहत इजाजत ना दे, उसे कोई बीमारी हो जाए, कोई आर्जा हो जाए, तो नया चीफ जस्टिस लगता है। जजेस का ड्यू टू रिटायर है। अच्छा, वहां पे क्या सिस्टम है? वहां पे बेंचेस ही नहीं बनते। वहां 9 जजेस हैं, 9 के 9 जजेस इकट्ठे बैठते हैं, आईनी दरखास्त सुनते हैं नहीं, चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? देखें वो तो सीनियरिटी पे अपॉइंट सदर करती है अपॉइंट करता हुकूमत, है। नहीं लेकिन उसका एक क्राइटेरिया ना, ऐसे नहीं होता ना कि 3 में से एक को लगाएंगे। यानी वो तो किसी को, अब प्रोसिक्यूटर आप जनरल सुन को ले भी लगा सकते बर्तानिया हैं। का, सुन ले सिर्फ बर्तानिया वो का, जजेस सुन को ले। नहीं लगा सकते। देखिए जब कमेटी इतनी बाख्तियार देखिए, है ना, अब मैं वहां पे तो और आप अटॉर्नी जनरल को भी लगा सकते हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल को भी लगा सकते हैं आप नहीं, जज मान आप के। देखें ना, वो तो तो फ्रेश प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट, जवाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट की फ्रेश चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट, की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेश अपॉइंटमेंट चीफ होती है ना जस्टिस को अपॉइंट वो करें। भी फ्रेश अपॉइंटमेंट फ्रेश होती है फ्रेश ना। अपॉइंटमेंट तो होती है। उस फ्रेश अपॉइंटमेंट तो यहाँ नहीं है ना, यहाँ तो आपने जो जजेस हैं उनमें से लगाने हैं ना। तो उसमें फिर आपकी स्वाबदीद जब अच्छा, हुकूमत इंडिया की का क्या आएगी। अच्छा नहीं, प्रोसीजर है? इंडिया का तो मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं आपको बरतानिया का बताता हूँ। अच्छा। अच्छा, और पहले अमेरिका का मैं एक और बता दूं। अमेरिका में पार्लिमानी कमेटी ने एक साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से इसलिए मना कर दिया कि चंद माह पहले आपके घर एक बच्चा काम के करके गया जो अंडर एज था, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, और नहीं लगे वो जज। अब आ जाए बर्तानिया में। बर्तानिया में जो चीफ जस्टिस होता है, वो अगर किसी महफिल में जाएगा और वहां बर्तानिया, मलका बर्तानिया मौजूद है, तो वो उसके एहतराम में खड़ी होगी। लेकिन अगर चीफ जस्टिस पहले से मौजूद है और मलकिया बर्तानिया आएंगी, तो वो उनके एहतराम में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो मुनसिफ आला है।
और वो किसी का प्रेशर नहीं और वहां पे। उनकी अपॉइंटमेंट कैसे देखिए होती है? मलका जो है ना, मलका का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मलका के वो पासपोर्ट नहीं है, वो वो चेक उसका एक रखेगा। बड़ा एक हेड ऑफ द स्टेट और वो उसका एक बड़ा प्रोटोकॉल है। लेकिन चीफ जस्टिस के सामने उसका प्रोटोकॉल भी कम है, चीफ जस्टिस का तो प्रोटोकॉल उसे उससे कौन ज्यादा अपॉइंट है। करता है? तो देखे ना वहां पे तो वहां पे मुझे एग्जैक्ट इल्म नहीं है ऑटो पे सीनियरिटी पे। सर, आपको मैं बताऊं, आसिफ रशीद मैं चौधरी बताऊं, साहब, आप पूरी दुनिया के जो है वो लीगल वो उसमें चेक कर लें, चीफ जस्टिस साहब, जो किसी भी कंट्री का जो चीफ जस्टिस है, ऑटो पे कहीं पे भी नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं है, एक देखें तरीकाकार एक होती है एक और जो हमेशा वो जो गवर्नमेंट उसको सुन अपॉइंट ले, करती है। और जो तरीकाकार होता है लेकिन स्वाबदीद नहीं होता ना, ये इसमें एक फर्क रखें। पाकिस्तान में स्वाबदीद हमेशा पावरफुल लोगों के लिए और स्वाबदीद तो अपने नहीं, मफाद के आपको लिए तीन इस्तेमाल नाम होता है, तीन नाम है। है। देखें मैं आपको एक एक छोटी सी तरीकाकार मिसाल दे देता दिया हूँ, उन्होंने। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, चेयरमैन सीडीए की अगर कोई स्वाबदीद होगी ना, तो बासर बंदे के हक में इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक पुलिस अफसर की अच्छा स्वाबदीद है, इन्वेस्टिगेशन अफसर की है। अब पाकिस्तान में आम आदमी के हक में स्वाबदीद इस्तेमाल नहीं होती। नहीं, तो एक फर्क रखना आप चाहिए, एक एक बहुत अच्छे सिस्टम। डेमोक्रेट हैं आप, साफी लीडर भी हैं, साफियों के लीडर भी हैं, आप बहुत अच्छे तज्जियाकार हैं। आपकी पार्लिमान की रिपोर्टिंग, सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में आपके लेवल के बहुत कम रिपोर्टर होंगे। सिर्फ एक चीज़ मुझे सिर्फ ये बताइए, आप तो काफ़ी दुनिया के मुल्कों में भी घूमते फिरते रहे, मुझे सिर्फ एक चीज़ ये बता दीजिए कि ऑटो पे किसी मुल्क का सिस्टम लगा हो, कि चीफ जस्टिस का सिस्टम ऑटो पे कहीं आपने देखा है कि ऑटो पे लगा हुआ, कि खुद ही जनाब जनाब साल 6 साल पहले पता लग जाता है कि फलां और ये जज बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, फिर ये मरेगा तो ये जज बनेगा? क्या कभी इस तरह से है कि आप 10 साल के आप जो है वो आप लगा लेंगे, अब ये इसने बनना है, अब इसने बनना है, अब इसने बनना है? कोई क्राइटेरिया होता है, कोई परफॉर्मेंस, वो देखें किस लिए चेक करनी मलिक है? साहब, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, क्राइटेरिया और स्वाबदीद दो डिफरेंट चीजें हैं। हमारे यहाँ जुडिशरी ने बड़ी ज्यादतियां की हैं, हमारे मुंतखब वज़राए आज़म का अदालती कत्ल हुआ, हमारे यहाँ मुंतखब वज़राए आज़म को मुक़्तदर ताकतों के कहने पे जिंदगी की बाजी हारने के अलावा मुतअद्दिद बार हुकूमतों से हाथ धोने पड़े, अदालतों ने वैलिडेट किए, पीसीओ के प्रोविजनल जो ऑर्डर्स हैं उनको वैलिडेट किया। मैं उनकी कतई आपसे वो बात नहीं कर रहा, लेकिन माजी की गलतियां, इंसाफ के निज़ाम को उसमें हमने बेहतरी लानी है, ना कि उसको मजीद हमने जो है वो गिराना है। आप ये मुझे बताएं, मैं जो आपसे अमेरिका की बात कर रहा था ना, अमेरिका में एक काले जज थे, वहां पे सीनियरिटी का असूल है कि जब चीफ रिटायर होता है तो जो सीनियर होता है वो आता है। तो वो इस वजह से रिजाइन नहीं दे रहे थे कि पीछे बीच में तीन गोरे जजेस थे और वो चाहते थे कि चौथे नंबर वाला जब आए तो मैं फारिग हूं तो वो चीफ बने। और वो इतने ज़ईफ हो गए थे कि वो सो जाते थे अदालत में, लेकिन किसी ने इतराज नहीं किया उनके ऊपर। मैं यही कह रहा हूं कि आप सिस्टम जरूर बनाएं, ठीक है। जज को ये खौफ नहीं होना चाहिए कि मुझे फलानी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, मुझे फलाना ओहदा नहीं मिलेगा अगर मुझे कमेटी ने सिलेक्ट ना किया। मैं आपको बताऊं, अभी जो आपने कमेटी बनाई है, पीपल्स पार्टी ने जो बंदे दिए हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल के मुताबिक उसमें कोई जजेस भी रिटायर्ड नेक नाम जज भी डाल देते तो या ठीक था। आप लेकिन आप देखें कि अभी तक जो सिस्टम चल रहा था, मुझे 2010 से लेके जब से 18वीं तरमीम आई है, पहले तो तरीका होता था प्रेसिडेंट करता था, 2010 से लेके अब तक मुझे आप बताएं कि कोई एक जज मेरिट पे आप समझते हो कि ये मेरिट पे अपॉइंट हुआ देखिए, मेरिट पे अपॉइंट ना होना असल नहीं है ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। मेरिट पे अपॉइंटमेंट को, जज अपॉइंटमेंट को, है? हाँ। पाकिस्तान में सुपीरियर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट का तरीका इंतहाई वेग है। मैं वही आपको कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस के जेन में नाम आता है। चीफ जस्टिस के जेन में किसका नाम आता है? अपने रिश्तेदारों बेटों का, भतीजों का, फिर अपनी लॉ फर्म का, अपने दोस्तों के बच्चों का। इक्विपमेंट और अब हो, तो कोई उनका इंसाफ का कोई कत्ल उस्ताद तो हो किसी। उन नामों पे ही हो जाता है ना, काम जिन नामों पे गौर होता है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसका कोई क्राइटेरिया हो कि कोई भी अप्लाई कर सकता हो, अपने आप को पेश कर सकता हो जज बनने के लिए, और आप उसको परखें और इतना जोरदार तरीके से परखें, और पार्लिमानी कमेटी का उसमें बुनियादी रोल है जज की अपॉइंटमेंट। जो आप कह रहे हैं ना चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट एक डिफरेंट चीज है। आप जितने कह रहे हैं ना 2010 के बाद कौन से जज, 2010 के बाद वही जज आए जो मुकला मूवमेंट में अच्छे लगते थे, इफ्तिखार चौधरी साहब को। तो क्या अच्छा। हमने अभी तरीका चेंज किया? अच्छा, एक चीज नहीं किया। हमने अभी भी नहीं किया। अभी भी उसी हमने पे क्या है। किया कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगाएंगे ताकि हम उससे अपनी मर्जी के काम अच्छा करें। जहां बेहतरी की गुंजाइश है वो जज की अपॉइंटमेंट है। अच्छा, आसिफ बशीर साहब, ये एक से आपने शुरू में बात की थी कि वुकला का बड़ा रिएक्शन आएगा,
वकला का जो मैं भी देखिए कोर्स कवर करता हूँ, मेरे ख्याल में वकला का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। इन्होंने कन्वेंशन बुलाया था, थोड़े से बंदे थे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसा, वो जो प्रोटेस्ट करना था, वो 12-13 बंदे थे, जिनमें मुस्तफैन काजमी जो कि रिटायर्ड सीडीए के अफसर हैं, वो भी काला कोट पहन के आए हुए थे। अब जो अभी आप बता रहे हैं कि आगे, अब मैं थोड़ी सी आपको ना राउंड रियलिटीज के बारे में बताता हूँ। लाहौर में जो वकला के साथ हुआ, ठीक है, ये जो कोर्ट्स चेंज कर दिए उन्होंने, गेबा साहब ने। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी भी 50 वकला के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए हुए हैं। और ये वकला कौन थे? जो कि बार एसोसिएशन के एक सदर थे, जो कि जेल में इलेक्शन लड़े थे बार एसोसिएशन का, और वो एक उनके अपोनेंट थे, राजा जायद, और वो दूसरे जो है मलिक नवीद, वो बाद में वो भी सदर बने। अब आपके ख्याल में कि जिन वकला के ऊपर अभी भी पर्चे हुए हुए हैं, क्या वो उनके साथ अभी मंसूर शाह साहब के साथ जो आपके ख्याल में ज्यादती हुई है, क्या वो उनके लिए निकलेंगे? देखें, मैंने ये नहीं कहा कि वो मंसूर अली शाह की वजह से निकलेंगे। वो ओवरऑल वकला की बहुत बड़ी तादाद इस जो, क्योंकि लेजिस्लेशन सारी अदलिया के बारे में हुई है, ठीक है। और एक बड़ा ही अजीब फैक्ट है कि पेंडेंसी सबसे ज्यादा कहाँ पे है। 22 लाख से ऊपर जो मुकदमात हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 83% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जी है, जी 15% हाई कोर्ट में है, सिर्फ 2 इशारिया कुछ % सुप्रीम 56,000 केस है। लेजिस्लेशन आपने सारी कर दी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो जो सुप्रीम कोर्ट के वकला है ना, वो पूरे पाकिस्तान में आपको पता है 2000 ही है। आप ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हमने इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट में देखी, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही वकील आके डंडा खाता था। मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर हामिद खान ग्रुप आता है, आपको वो सारे वकील नजर आएंगे। पहले 50 वकीलों पे क्यों पर्चा हुआ इस्लामाबाद में, अगर निकले 13 थे? देखें, नहीं नहीं दहशतगर्दी नहीं के नहीं मुकदमे। नहीं, ये हाँ, जो 50 वकीलों में दहशतगर्दी का पर्चा हुआ है ना, ये तो उन वकीलों पे हुआ था जो जस्टिस अतर मिनल्ला के चैम्बर पे जिन्होंने दावा वो बोला आप हाई था। कोर्ट की बात कर रहे हैं, जब हाई कोर्ट हाँ उधर थी। नहीं नहीं, मैं नहीं और नहीं बात। नहीं नहीं, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि वो जो दावा बोला था, वो 50 वकील जो हैं, उनके ऊपर अभी तक वो 3 साल हो गए, कुछ 3.5 साल, अभी तक उनके ऊपर वो पर्चे चल रहे हैं। वो पर्चा उनके, वो क्वैश ही नहीं हो रहा, उनकी सुनवाई नहीं हो देखें, रही। मामला तो जो वो काजी जो फायज वकील है ना, ईसा। देखें, वो 50 वकील जो हैं, वो जो वकील थे, उन मैंने आपको बताया उसमें लीडर्स थे, लॉयर्स के, यहाँ पे लोकल लॉयर्स के। वो तो कभी भी नहीं जो है वो इनके लिए आएंगे, ये मैं आपको बिल्कुल बता मैं रहा हूँ, आपको मुझे उन्होंने बताऊं, खुद बताया। देखें देखें, यहाँ मामला अतर मिनल्ला तो चीफ जस्टिस नहीं बनना था ना, अतर लेकिन उनको मिनल्ला। पता है कि ये नहीं क्या नहीं हो नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं, वो मैं ये समझता हूँ कि वकला जो निकलेंगे ना, वो निकलेंगे सिर्फ इसलिए कि ओवरऑल जुडिशरी के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं, उन्होंने पता है। अच्छा, उसकी कॉल कौन देगा? ये आप देखते थे ना क्या चीजें पाकिस्तान किस बार तरह होंगी। काउंसिल करती है ना। ये पाकिस्तान बार काउंसिल की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले भी, सुप्रीम कोर्ट मुनीर बार, मलिक साहब ने कॉल नहीं दी थी तो वो, इफ्तिखार चौधरी साहब के घर के नहीं बाहर खड़े वो हो। तो बेशक दी उन्होंने होगी। कहा था मेरा चीफ जस्टिस कैद है और अब बाहर निकले, तो वो तो लेकिन उसके जनरल बाद क्यानी था निकले। ना उसके पीछे। वो बात की वो बात जनरल है, क्यानी, इस जब बात 9 नहीं, तारीख को ना की थी ना, उस उस वक्त वक्त कोई जनरल जर्नल क्यानी नहीं, पीछे सब नहीं जनरल था। आसम मलिक है। नहीं 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 नहीं, देखें, ये दूसरी आप बात कर रहे हैं। वकला वकला जो है ना, वकला हमेशा, हमारी जुडिशरी खड़ी हुई है नहीं, वकील हमेशा खड़े हुए हैं। मार्शल लॉ के खिलाफ भी खड़े हुए हैं, और पीसीओ के आप खिलाफ भी तो खड़े हुए खुद हैं। उससे तहरीक में शाना बशाना थे, नहीं, फरहाद चौधरी दायरा साहब ओवरऑल के। मीडिया साथ था। आपने भी देखा होगा कि कौन से कोई नहीं, उसमें देखें वकला थे और कौन प्रोफेशनल्स के से मुजाहरे फलाही वो को बड़े ग्रुप नहीं की होते, थी। लेकिन उसको अवामी सपोर्ट भी मिल जाया करती है। और ये मैं, अब आने वाले दिनों में आपको जो बातें होनी है बल्कि वो आपके सामने। आप तो वो सहाफी थे जिसका इफ्तिखार चौधरी ने खुद नाम लिया था, मैं तो डिपोर्ट और भी आप हो गया उनके था साथ कराची डिपोर्ट भी से। हुए थे कराची से। कराची से। तो ये तो देखें लेकिन मलिक आप, साहब, मैं आपको बताऊं ना, देखें, वो आपके अंदर अभी इफ्तिखार भी वो चौधरी साहब जो थे ना, रिवोल्यूशनरी जो है ना, इफ्तिखार, रिपोर्टर, वो देखें खत्म नहीं हुआ। देखें, मेरी बात सुने, इफ्तिखार चौधरी साहब भी वकीलों को अच्छा खासा डांट भी देते थे। काजी फायद ईसा भी कोई हार्दिल अजीज शख्सियत नहीं थे वकीलों में। वकील जब भी निकलते हैं ना, वो किसी काज के लिए निकलते हैं, किसी आइडियोलॉजी के लिए निकलते हैं, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए निकलते हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए निकलते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए ज्यादातर लोगों ने डंडे इसलिए नहीं खाए थे कि वकीलों को बदमाश कर दें। वो इसलिए खाए थे, आम आदमी ने भी और वकीलों ने भी, यार मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। यार ये डिक्टेटर कौन होता है हमारे चीफ को अरेस्ट करने वाला? फायद ईसा साहब की हिमायत किस बुनियाद? यार डीजीसी कौन होता है चीफ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने वाला? तो अभी, अब देखें कि अब मार्शल लॉ तो नहीं लग रहे ना, अब तो डमी हुकूमतें, इन डमी हुकूमतों से जुडिशरी के ऊपर जो अटैक हुआ है, ये बाउंस बैक भी करेगा, और इसका अमल का रद्द अमल भी आएगा। चले, वो शुक्रिया जनाब आसिफ बशीर चौधरी साहब।
आसिफ बशीर चौधरी साहब को ये उम्मीद है कि जो वकला जो है वो और बाहर जजेस जो है, निकलेंगे और जजेस जो है वो उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन खैर, इनका जो आसिफ बशीर चौधरी साहब के अपना एक सोच है, जो इन्होंने कहा कि अगर ये कोई ग्रीन है तो मैं कहता हूँ कि कोई नीला रंग है, तो ये हमारी अपनी अपनी सोच है। भारत इनके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि इनकी जो सोच है कि जरा नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब। आपने तो नाज़रीन, मेरे जो कलमात के तारीफी, मैं उनके लिए मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और मैं कोई इतना तो नहीं नहीं, साफी भी वो नहीं हूँ। मैंने तो आपके आपने उसने जन में मेरे बारे में बड़ी इफ्तिखार चौधरी साहब ने आपकी तारीफ की थी, वो तो उनकी भी मैं मेहरबानी है, आपकी भी तो मेहरबानी। और उस वक्त की थी जिस वक्त वो एक पाकिस्तान के बहुत ही पावरफुल, बल्कि इस साउथ एशिया के पावरफुल जूरिस्ट थे जिस वक्त उन्होंने बात की थी। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह